हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल और उसमें हमने बात की थी कि फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और उसमें हमने कवर किए थे 5 प्रिंसिपल्स। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं बाकी के और प्रिंसिपल्स और समझते हैं कि उनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। आपने पिछली वीडियो में पढ़े थे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन और बाकी के प्रिंसिपल्स फिर करेंगे हम और आगे की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रिंसिपल से, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ही काम करता है और साथ में होते हैं उसके अपने कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी। तो इसमें फेयोल ने कहा है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस वक्त किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है कि वो किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करे फॉर अ बोनस, जबकि यहीं पर अगर हम जनरल इंटरेस्ट की बात करें तो उस एम्प्लॉय को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए टीम वर्क, यानी कि सबके साथ मिलकर काम करे और साथ में क्वालिटी वर्क भी हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। अब ऐसी सिचुएशन में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उस एम्प्लॉय को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, यानी कि बोनस पाने का इंटरेस्ट या काम को जल्दी करने का इंटरेस्ट छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव की तरफ वर्क करना चाहिए। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। अब ये प्रिंसिपल बात करता है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन फॉर द एम्प्लॉइज, यानी कि सभी एम्प्लॉइज को फेयर वेजेस मिलनी चाहिए और उनके वेजेस में कुछ इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए। मींस it should be based on contribution and performance of each employee, यानी कि जो एम्प्लॉय जैसा कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और जैसी उसकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली उसकी रेम्युनरेशन सेट की जानी चाहिए। एंड इट शुड प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उसकी जो रेम्युनरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने समाज में, सोसाइटी में एक रीजनेबल अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अटेन कर सके और इट शुड बी विद इन द कंपनीज फाइनेंशियल कैपेसिटी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अच्छी रेम्युनरेशन देने के लिए हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दें, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमें रेम्युनरेशन देनी चाहिए। इससे एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट प्रिंसिपल और उसके लिए आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी 2 इमेजेस। अब जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंटर हेड है वो सारे डिसीजंस ले रहा है, यानी कि वो अकेला वर्क कर रहा है, जबकि उसका जो एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल काम में बिजी है। जबकि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉइज मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। तो इसी प्रिंसिपल से निकलता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझना होगा। जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की तो इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि डिसीजन लेने की पावर कुछ ही लोगों के हाथ में अगर कंसंट्रेटेड हो जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्पर्स कर दी जाती है अमंग मोर देन 1 एम्प्लॉइज या
लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके बारे में फ्योल ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द सेंट्रलाइजिंग डिसीजंस एंड द डिसेंट्रलाइजिंग द अथॉरिटी अक्रॉस लोअर लेवल। मींस सभी डिसीजंस को कुछ ही हाथों में रखने की बजाय जहां तक हो सके डिसीजंस को लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी डिस्पर्स करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि सारी की सारी अथॉरिटीज आप केवल कुछ ही लोगों के हाथ में दे दें, तो वो भी गलत है। और आप सारी की सारी अथॉरिटी केवल लोअर लेवल पर दे दें और टॉप लेवल किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर ही ना करता हो, तो वो भी बिल्कुल गलत है। अगर हम दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं तभी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस हद तक सेंट्रलाइजेशन होगा और किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ये डिपेंड करता है अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, जबकि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है। ऐसे इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क ऑल्सो। ज्यादातर जो रूटीन लेवल के डिसीजंस हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाना चाहिए, जबकि जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं दे शुड बी सेंट्रलाइज्ड। अब अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इट कैन फैसिलिटेट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम अपने डिसीजंस को इस तरह से बांट देंगे तो इससे डिसीजन फास्टर भी होंगे और उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी और कंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कुछ ही डिसीजंस को ज्यादा स्टडी करके ज्यादा लॉजिकली एनालाइज करके ले पाएंगे, तो डिसीजंस बेटर भी होंगे। और लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को भी बार बार डिसीजन लेने के लिए टॉप लेवल की तरफ नहीं देखना होगा, इससे डिसीजंस फास्टर होंगे और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉइज हायर लेवल पर होते हैं और कुछ एम्प्लॉइज होते हैं लोअर लेवल पर, और दोनों के बीच किसी ना किसी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom, यानी कि एक फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसने कहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को लोअर लेवल से टॉप लेवल पर बात करनी हो तो उसको हमेशा अपने इमीडिएट सुपीरियर के थ्रू ही बात करनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि अगर ई को कोई भी बात कम्युनिकेट करनी हो ए से, तो उसको वो बात पहले डी को कहनी होगी, डी के थ्रू वो सी पर जाएगी, सी से वो बी तक जाएगी एंड बी से फिर वो ए तक जाएगी। मींस आपको अपने बीच में अपने इमीडिएट सुपीरियर को इग्नोर करते हुए अपनी बात ऊपर नहीं पहुंचानी है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो तो हम डायरेक्टली भी एक दूसरे से सेम लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर ई को कोई बात ओ तक पहुंचानी हो तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्टली भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक फॉलो किया जाएगा या आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन फॉलो करेंगे, वो डिपेंड करता है अपॉन द सिचुएशन। इन केस ऑफ इमरजेंसी, subordinate of one line of authority can communicate with another subordinate through gang plank। तो इमरजेंसी में आप गैंग प्लैंक यूज कर सकते हैं और नॉर्मल कंडीशन में आपको प्रॉपर फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी का ही यूज करना है। तो इस तरीके से आपने आज 4 प्रिंसिपल्स पढ़े। अब आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपको दी गई है एक सिचुएशन एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर कंपनी की जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जैसे कि एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है, साथ में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और एम्प्लॉइज का डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए उसने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए। अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं प्रिंसिपल्स
और बताना है कि कंपनी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में ये कवर किए गए कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।